स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 7। तो अब तक हमने देखा था कि रीवा ने नामसुन के ऊपर चाकू से वार कर दिया था, पर नामसुन बहुत ही फास्ट होती है। वो रीवा को पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। वो उसे कहती है, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो जो मुझे मारने के लिए यहाँ तक आ गई। और तब रीवा उससे कहती है, तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं आती तो आज मैं बहुत ही खुश रह रही होती। ये सुनकर नामसुन रीवा के पास आने लगती है। तभी हीशिक बीच में आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। नामसुन ने तुम्हें माफ करने का सोचा है, अगर तुम सरेंडर कर दोगी तो तुम्हें कम सजा मिलेगी। और तब रीवा कहती है, लगता है मेरा पैर टूट गया है। और हम भी देखते हैं कि रीवा का पैर टूटकर दूसरी तरफ मुड़ गया था। ये हम गुमजू और ऋषियों को देखते हैं। इनके बीच एक पोकर मैच शुरू हो जाता है। गुमजू ये शर्त रखती है कि जो ये मैच जीतेगा वो सामने वाले को एक प्रपोजल देगा जो उसे मानना होगा, और ऋषियो भी इसके लिए मान जाता है। गुमजू इस मैच में बहुत ही अच्छे दाव पेच खेलती है, जिसके कारण ऋषियो से इम्प्रेस हो जाता है और वो पूछता है कि आपका प्रपोजल क्या है। और गुमजू कहती है, मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में जानना है। तुम्हारी डुगो कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है और इसलिए मुझे इसकी असली वजह जाननी है। इसके सक्सेस के पीछे राज क्या है। इसके पास इतने सारे पावर्स होते हैं, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। या तो वो लोगों को अपने साथ आगे तक ले जा सकते हैं या फिर उन्हें कुचल कर और आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हारी कंपनी भी पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं सबको आगे ले जा सकूँ, ताकि सबको एक अच्छा मौका भी मिल सके। तो बताओ इसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा। ऋषियो कहता है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकती हो। गुमजू कहती है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ऋषियो हंसते हुए कहता है, लगता है आपने डुगो कंपनी के बारे में सही जानकारी नहीं निकाली। अगर आप सही होमवर्क करके आती तो इतनी हिम्मत तो आप नहीं करती। गुमजू कहती है, नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। इस पूरे कंपनी की नेटवर्थ है 1.62 ट्रिलियन वॉन, और ये तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। तब ऋषियो कहता है, आपकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। लगता है आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं। तो कहीं आपने ये सब पैसे इलीगल तरीके से तो नहीं कमाए। और तब गुमजू कहती है, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक चिप देती है और कहती है, इसमें मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं और ये रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास भी है। तो अब तुम मुझे सोचकर बताना, तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। आगे हम वोंगो को उसके स्टूडियो में देखते हैं। उसने पूरे परिवार की एक तस्वीर अपने स्टूडियो में भी लगा दी थी। ये देखकर वो सोच रहा था कि इस परिवार में आखिर मेरा क्या वजूद है। ना मैं घर का लगता हूँ, नहीं बाहर वाला। तभी यहाँ पर नामीन आता है और वो अपने डैड को खुशखबरी देता है कि आज से वो उन्हीं के साथ रहने वाला है। पर बोंगो को इस पर यकीन नहीं होता। तब नामीन की नजर उस तस्वीर पर जाती है और वो अपने डैड से कहता है कि आपने ये तस्वीर क्यों लगा दी, क्योंकि मॉम अभी तक नामसुन को सबके सामने नहीं लाना चाहती। और बोंगो इसकी वजह उससे पूछता है, लेकिन उसे भी इसकी वजह पता नहीं थी। वहीं हम नामिन के कैफे में देखते हैं कि ग्यूमडोंग उन स्कैमर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ग्यूमडोंग कंप्यूटर के मामले में बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता है। वो उन स्कैमर के अकाउंट को हैक करके उनकी आईडी पता कर लेता है। गिलजुंग ये देखकर खुश हो जाती है। वो उससे फटाफट एड्रेस लिखने को कहती है, लेकिन ग्यूमडोंग बताता है कि ये इलीगल है। अगर किसी को पता चला कि उसने कंप्यूटर हैक किया था तो वो जेल भी जा सकता है। और गिलजुंग उसकी कहाँ सुनती है। वो उससे उन स्कैमर का एड्रेस ले लेती है और फिर उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है। और अब इतना काम करने के बाद ग्यूमडोंग भी थक गया था, वो वहीं लेट जाता है। अगर नामसुन को देखते हैं, वो हीशिक से कह रही थी, क्या सच में उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तब हीशिक कहता है कि इतनी मासूम मत बना करो, अपनी आंखें खोलो, वो आज तुम्हें मारने वाली थी। अच्छा ही सिर्फ मेरे लिए रखो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कभी नहीं बदलते। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे हम हिरासत में ले लेंगे। और तब हीशिक के पास उसके बॉस का कॉल आता है और पता चलता है कि वो जो भी सामान लाए थे उसमें ड्रग्स नहीं मिला है। नामसुन आइडिया देती है, क्यों ना वो कस्टमर बन के उनके प्रोडक्ट को मंगाए। वो जो भी बेचते हैं वो सब कुछ ऑर्डर कर लेंगे। हीशिक कहता है कि आइडिया अच्छा है, पर वो आम लोगों को ड्रग्स नहीं देते होंगे, ड्रग्स लेने वाले कस्टमर अलग होंगे। नामसुन कहती है, ऐसे कस्टमर को अगर ड्रग्स भेजे जाते हैं तो इसका कोई रिकॉर्ड तो होगा। हो सकता है कि सीईओ अपने कंप्यूटर में उनकी लिस्ट रखता हो। ऋषि कहता है कि ये आइडिया अच्छा है, पहले हमें उन कस्टमर की लिस्ट निकालनी चाहिए। तभी नामसुन अपने सामने उसी लड़के को देखती है जो उस दिन मशीन में फंस गया था। वो उसकी हेल्प के लिए नीचे आती है। वो उससे कहती है, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम काम पर आ गए। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं एक ऐसी टेबलेट लेता हूँ जिससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। फिर गुमजू को देखते हैं, वो बोंगो को कॉल करके तो शाम को 6 बजे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। दूसरी तरफ बोंगो कहता है कि तुम्हारी माँ सिर्फ अपनी ही चलाती है। इतना कह के ही कॉल कट कर दिया। कल शाम को 6 बजे पार्टी रखी है, फैमिली पार्टी है ये। आमीन कहता है, कल तो आपका जन्मदिन भी है, इसका मतलब उन्होंने सिर्फ आपके लिए पार्टी रखी है। और तब बोंगो कहता है, ये हो ही नहीं सकता, आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया।
ये बस वो अपनी खुशी के लिए कर रही होगी। बोंगो देखता है कि नामिन ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खाया। वो उससे पूछता है कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो, और तब नामिन कहता है आजकल मैं पतले होने की टेबलेट ले रहा हूँ और ये काम कर रहा है, मुझे भूख ही नहीं लग रही। ये हम गिलजुंग को देखते हैं, वो उस एड्रेस पर पहुँच चुकी थी। वहाँ पहुँचने पर गेट बंद था तो गिलजुंग अपने हाथों से ही गेट को तोड़ देती है और मिस्टर शियो ये देखकर हैरान हो गए थे। तो वो अंदर जाती है तो उन्हें रोकने के लिए एक लड़का आता है, जिसे वो उठाकर फेंक देती है और उसके बाद उसे कंधे पे उठाकर वो दूसरे लड़के से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ आराम से चलना चाहोगे या फिर अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहोगे। ये सुनते ही वो आदमी भागने लगता है, लेकिन गिलजुंग दूसरे बंदे को फुटबॉल की तरह उस पर फेंकती है और इसके बाद वो दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन लाकर पटक देती है और वो पुलिस से कहती है अब इनकी जांच जल्दी से शुरू कर दो, मैं खुद इन्हें पकड़ के लाई हूँ तो काम भी जल्दी होना चाहिए। इसके लिए पुलिस ऑफिसर गिलजुंग को थैंक यू कहते हैं और फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि जिस आदमी के साथ उनका कार के लिए पंगा हुआ था वो नहीं रहे। गिलजुंग ये सुनकर शॉक्ड होती है। वो उनसे मरने का कारण पूछती है तो पुलिस बताते हैं कि उसे हार्ट अटैक आया था तो उसकी जांच अभी ड्रग्स डिपार्टमेंट करेगी। तब गिलजुंग सोचती है तो इसका मतलब वो नशे की हालत में पार्किंग गलत करता था, तो बेचारा भी ड्रग्स के चुंगल में आ गया था। गिलजुंग को ये जानकर बहुत ही अफसोस होता है। जब वो कार में होती है तो वो देखती है कि मिस्टर शियो उससे बहुत ही डर रहे थे। तब गिलजुंग उसे समझाती है कि हमारे परिवार में ऐसा ही होता है। मिस्टर शियो को ये लग रहा था कहीं गिलजुंग पहले मर्द तो नहीं थी, ऑपरेशन करवाकर वो औरत बन गई होगी। तभी गिलजुंग के पास ग्युमजू का मैसेज भी आ जाता है शाम के पार्टी के लिए। फिर गिलजुंग मिस्टर शियो को समझाती है कल पार्टी में अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वो पहले से ही एक औरत है। वही गुमजू ओपुलेंटिया वाले आदमी के साथ होती है। वो उसे बताता है कि रिशियो पहले रशिया में रहा करता था, वहीं रहकर उसने डुगो कंपनी को खड़ा किया और वहाँ पर उसने किस किस के साथ डील की है। ओपुलेंटिया भी इसी के बारे में पता लगा रही है और गुमजू से रशियन माफिया गैंग के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। आगे वो मिस्टर ब्रैड का कार्ड भी उसे देती है और कहती है कि इसके बारे में भी पता लगाओ, ये भी अमीर मासूम औरतों को फंसाने में लगा हुआ है, मुझे डर है कहीं ये बड़ा कांड ना कर दे। इस तरह ये दोनों रिशियो के बारे में पता लगाने में थे, वही रिशियो नामसुन के बारे में पता लगाने में था। मैनेजर रिशियो को नामसुन की वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर वो रात को चोरी कर रही थी। उसे आज की वीडियो भी दिखाता है जिसमें नामसुन ने रीवा को उठाकर फेंक दिया था। मैनेजर कहता है कि इन दोनों का आपस में कोई मैटर है। वो बताता है कि जिस लड़की को फेंका गया है वो लड़की भी झूठी है, वो यहाँ पर गलत नाम से ज्वाइन हुई है, उसका असली नाम ली मियोंग ही है। आगे नामसुन और हिशिक को देखते हैं, ये उनकी आखिरी डिलीवरी थी और नामसुन उसे बताती है कि आज उसे जल्दी जाना है, वो अपने डैड से मिलने जाने वाली है। हिशी कहता है ठीक है और नामसुन कहती है मैं ये सामान रख के जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरा वेट करना। तब हिशी कहता है मैं तो नहीं रुकने वाला, अगर तुम नहीं आई तो मैं निकल जाऊंगा। नामसुन कहती है याद रखना अगर निकल गए तो तुम्हें पकड़ कर मारूंगी, और फिर वो उसे चिढ़ाते हुए चली जाती है। पर हिशी को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे गुमजू की वो बात याद आती है, क्या तुम नामसुन को पसंद करते हो? वो डर के कहता है नहीं, फिर वो सोचते हुए कहता है शायद हो भी सकता है। गुमजू के पास मिस्टर ब्रैड के मैनेजर का कॉल आता है। वो उसे कोर्ट में बताता है कि इस वक्त मिस्टर ब्रैड कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं, और फिर गुमजू भी उसी जगह पर पहुंच जाती है। दूर से देखती है कि मिस्टर ब्रैड मिस गॉन को फंसाने में लगे हुए हैं, और जब उनकी बात पूरी हो जाती है तो वो भी अंदर आ जाती है और मिस्टर ब्रैड उसे देखकर डर जाते हैं। फिर गुमजू मिस्टर ब्रैड का मजाक उड़ाती है कि मिस्टर ब्रैड यहाँ पर बैठकर ब्रेड खा रहे हैं। पूछने लगती है अभी तुम दोनों ने बहुत बड़े डील की बात की, तो बताओगे कि ये क्या डील थी? लेकिन मिस्टर ब्रैड उसके मुंह नहीं लगना चाहते थे क्योंकि वो जानता है कि ये खतरनाक औरत है, इसलिए वो वहाँ पर बिल के पैसे रखकर चला जाता है। रिशियो ने भी अपने मैनेजर से गुमजू के बारे में पता लगवाया और जब वो उसके असेट्स देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है तो सच में वो मजाक नहीं कर रही थी। आगे जब नामसुन डिलीवरी करने के बाद वापस कंपनी में आती है तो मैनेजर उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर चोरी क्यों करती हो। वो नामसुन को वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें वो रात को चोरी कर रही थी। उससे कहता है यहाँ के सीईओ तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर नामसुन इसके बारे में हिशिक से बात करती है। वो हिशिक को बताती है कि उसके चोरी के बारे में उनको पता चल गया है और मालिक ने अब उसे मिलने के लिए बुलाया है। नामसुन कहती है ये अच्छा मौका है, अगर मैं सीईओ से मिलूंगी तो मैं शायद धीरे धीरे उन लिस्ट के बारे में भी पता लगा सकूं। हिशिक उसे समझाता है कि जितना वो कह रही है उतना आसान नहीं है। वो कहती है क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ, मेरा नाम गैंग नामसुन है, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। वही हिशिक को उसकी फिक्र होने लगती है। वो कहता है आजकल ये ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। वही नामसुन जब रिशियो से मिलने जा रही थी तब वो मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उन लोगों की लिस्ट निकालनी है। मैं भी एक पुलिस वाली हूँ, यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा तो क्या हुआ, मैं ये कर सकती हूँ। और जैसे ही वो अंदर पहुँचती है रिशियो उसके सामने होता है। रिशियो उसे देखकर खुश हो रहा था
और वो उस दिन को भी याद करता है कि कैसे उस अकेली लड़की ने उस पूरे एरोप्लेन को रोक दिया था। नामसुन उसे देखकर सोचती है कि उस दिन रात को फैक्ट्री में यही था, इसने एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया था। नामसुन उसके पास जाकर उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम तैशेक है और इसी नाम से वो इस कंपनी में ज्वाइन भी हुई है। फिर रिशियो भी उसे अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। नामसुन कहती है, हाँ वो चोरी मैंने ही की थी अपने मंगोलिया पेरेंट्स के लिए। कुछ सामान मैं अपने पेरेंट्स को भेजना चाहती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मुझे अभी पगार नहीं मिली, इसलिए मैंने यहीं से भेज दिया। जो भी नुकसान हुआ है वो मेरे पगार से काट लेना, पर मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तब रिशियो हंसते हुए कहता है, क्या तुम बचपन से ही ऐसी हो? मुझे तुम्हारी ये अंदाज पसंद आया। वो नामसुन के सामने दोस्ती का ऑफर देता है और फिर नामसुन ये सुनकर उसे अपना फोन देती है ताकि वो अपना नंबर इस पर सेव कर दे। रिशियो कहता है, अब तो नंबर भी एक्सचेंज हो गए हैं, तो क्या रात को हम डिनर करने जा सकते हैं? नामसुन इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है, आज मैं बिजी हूँ, पर जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी और फिर हम डिनर पर चल सकते हैं। नामसुन खड़ी होती है और कहती है, आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। ये कहकर जब वो जाने लगती है तो ऋषि उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है, मुझे कॉल जरूर करना। नामसुन भी सिर हिलाते हुए अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। आगे नामसुन बाहर आकर ये सब हिशिक को बताती है कि उसने पहली बार में उसका नंबर ले लिया और चोरी का मामला उसने बातों से ही निपटा दिया। फिर वो कहने लगती है कि बाकी बातें वो बाद में समझाएगी क्योंकि अभी उसे अपने डैड से मिलने जाना है और उसे देरी हो रही है। तब हिशिक उससे पूछता है कि तुम इतना सच धज कर अपने डैड से मिलने जा रही हो? और फिर नामसुन कहती है, कोरिया लड़कों का यही स्टाइल होता है, अगर कोई लड़की की तारीफ करनी हो तो वो यही कहते हैं। और फिर वो उससे कहती है, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और फिर हिशिक भी उसे पकड़ने लगता है। दोनों यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और ऊपर से रिशियो इन्हें देख रहा था। आगे हिशिक और नामसुन बोंगो के पास पहुँचते हैं और बोंगो हिशिक को देखकर उससे पूछता है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं। हिशिक बताता है कि हाँ, आपके स्टूडियो में मिले थे, आपका कार्ड मैंने नामसुन को दिया था और नामसुन वहाँ पर पासवर्ड फोटो खिंचवाने आई थी। बोंगो कहता है, कितने सारे इत्तेफाक हुए हैं। जिसके बाद हिशिक नामसुन को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और फिर नामसुन और बोंगो इस पूरे पार्क में एंजॉय करते हैं। वो तरह तरह के राइड्स करते हैं और इतने सालों तक उन्होंने जो सब कुछ मिस किया था वो सब चीजें करते हैं। बोंगो नामसुन को बताता है कि उसे तारे देखने का बहुत शौक था, इसलिए वो उसे तारे दिखाने के लिए मंगोलिया लेकर गया था। वो उससे कहता है, जब मैंने तुम्हें खो दिया था तब से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था कि तुम ठीक तो होगी ना, क्योंकि बचपन में तुम्हें तारे बहुत पसंद थे और तुम उन्हें पाने के लिए छलांग लगाया करती थी, जिसके कारण तुम्हारे पैर में चोट भी लग गई थी। ये सब सुनकर नामसुन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने डैड से वादा करती है वो फिर से छलांग कभी नहीं लगाएगी और न ही अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाएगी। और इस तरह इनकी शाम बहुत ही अच्छी निकलती है। आगे देखते हैं रिशियो के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो गुमजू के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता है कि गुमजू इतने सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और ये लड़की वही है जो उनके कंपनी में काम कर रही थी, पर वो भी झूठी निकली जब मिस गुमजू की असली बेटी आ गई थी और आर्टिकल में उनकी एक फोटो भी है। और जब वो फोटो दिखाया जाता है तो वो किसी और लड़की की फोटो थी। दरअसल गुमजू ने किसी और की फोटो डलवा दी थी ताकि नामसुन पर कभी कोई आंच न आए। आगे देखते हैं हिशिक मीटिंग खत्म होने के बाद ऑफिस पहुंचता है और फिर जिनसिक उसकी वहाँ पर क्लास लेता है। वो उससे पूछता है कि वो देरी से क्यों आया। हिशिक भी बहाने देने लगता है और फिर कहने लगता है, क्या तुम डूगो सर्वर को एक्सेस कर सकते हो? वहाँ से हमें कुछ कस्टमर की जानकारी मिल सकती है। इससे ड्रग्स के बारे में पता लगाया जा सकता है कि डूगो कंपनी ड्रग सप्लाई करती है या नहीं। जिनसिक ये करने को तैयार नहीं था कि ये इलीगल था और फिर बाद में उसे अपने सीनियर को जवाब भी देना होगा, पर हिशिक के मनाने पर वो मान जाता है। आगे हिशिक के पास गुमजू की तरफ से मैसेज आता है और उसे भी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। अगले दिन के इवनिंग को पार्टी शुरू हो जाती है और सभी की एंट्री बहुत ही सुंदर तरीके से होती है। गुमजू सबसे कहती है कि मैं आज कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले वो हिशिक और मिस्टर शियो दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है और हिशिक खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। फिर बीच में ग्योमडोंग उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा और नामसुन का क्या रिश्ता है। हिशिक कहता है, अभी हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते, फिलहाल मुझे नामसुन की जरूरत है। बात मिस्टर शियो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो गिलजुंग के साथ रिलेशनशिप में है। ग्योमडोंग उससे कहता है कि आपको पता है हमारे डैड के साथ मॉम का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। और फिर गिलजुंग उसे डांटते हुए कहती है, जो आदमी 20 साल से सामने ना आया हो ऐसे रिश्ते को डिवोर्स ही मानते हैं। गिलजुंग ये भी अनाउंस करती है कि इसी साल मैं नामसुन की शादी भी करवाना चाहती हूँ और ये बात वो हिशिक की तरफ देखते हुए कहती है और हिशिक ये सुनकर घबरा जाता है। फिर जुंगना भी खड़ी होती है और वो कहती है, आज जब ये पार्टी हो ही रही है तो मुझे भी एक बात कहना है कि मैं वाइन नहीं पी सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे के पिता बोंगो है।
ये सुनकर बोंगो तो हिल ही गया था। वो कहता है तुम मजाक कर रही हो, और जुंगना सीरियस लग रही थी। ये सुनकर वहाँ पर सभी भी शॉक्ड हो गए थे और फिर गुमजू भी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी लाइट बंद होती है। देखते हैं ये सब नाटक किया गया था बोंगो को सरप्राइज देने के लिए। गुमजू का यही तरीका है सरप्राइज देने का। वो कहता है ऐसे भी कोई सरप्राइज करता है क्या, मैं तो हार्ट अटैक से मरने वाला था। जो उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है। के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। ये लोग खूब एंजॉय करते हैं और साथ में डिनर करते हैं और देखते हैं कि गुमजू ड्रिंक पीने के लिए बहुत सारे वाइन को बड़े से गिलास में मिक्स कर रही थी। और ये सब देखने की आदत सभी को थी सिवाय हिशिक और मिस्टर शो के। आगे हिशिक नामसुन से पूछता है कि तुम्हें अपने मंगोलिया वाले पेरेंट्स की याद नहीं आती। नामसुन कहती है याद आती है, अगर उसके पास ऑप्शन होता दोनों के साथ रहने का तो वो उनके साथ भी रहती। इशिक भी बताता है कि जब वो 18 साल का था तो उसका बड़ा भाई मारा गया। वो अमेरिका गया था पढ़ाई के लिए, पर वो एक हादसे में मारा गया। किसी ने गोलियां चलाई थी और वो अपने भाई को बहुत मिस करता है। वो नामसुन से कहता है मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तुमसे मिलता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। सुन भी मुस्कुराकर कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंदर से गुमजू सभी को देख रही थी। सभी को खुश देखकर वो भी बहुत ही खुश थी, खासकर नामसुन को देखकर। देखते हैं हिशी को सभी डराने में लगे हुए थे। वो कहते हैं इनके परिवार का यही अंदाज है। जब वो गुमजू से पहली बार मिला था तो गुमजू ने वाइन पिलाकर उसका टेस्ट लिया था और गुमजू ने इसी तरह बड़े से ग्लास में वाइन सर्व किया था जिसमें 80% से ज्यादा वाइन तो वो खुद ही पी गई थी। जिसके बाद बोंगो हिशिक को सीरियस होकर देखने लगता है और कहता है इनकी शादी लड़की होने पर ही टिकी है। शादी के बाद पति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन्हें एक लड़की दे, तभी शादी टिकती है। पर तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो दोस्त हो। ये सब सुनकर हिशिक घबरा गया था। उसे समझ नहीं आता उसे क्या बोलना चाहिए, इसलिए वो कहने लगता है कि मुझे जाना होगा, कल मुझे जल्दी ऑफिस में भी पहुंचना है। वहीं दूसरी तरफ नामसुन अपनी नानी और मॉम के साथ एंजॉय कर रही थी और वो अपनी नानी से कहती है कि जिक जिक बहुत ही क्यूट है। फिर वो दोनों नामसुन को समझाने लगते हैं कि सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, बाकी सारी खूबियां भी उसे देखनी होगी। गुमजू कहती है तुम्हारे डैड को भी मैंने हैंडसम देखकर पसंद कर लिया था, लेकिन दिमाग से तो वो पैदल ही है। गिलजुंग कहने लगती है अब तुम दोनों वापस एक क्यों नहीं हो जाते, अब तो नामसुन भी मिल चुकी है। फिर गुमजू कहती है बिल्कुल नहीं, डिवोर्स के बाद भी हम दोनों बहुत खुश हैं। अगर हम फिर से मिले तो सिर्फ जंग होगी। आगे वो इन बातों को छोड़कर एंजॉय करते हैं और पानी को उछालकर बरसात करते हैं जिससे रेनबो भी बन जाता है। और इसी बिल्डिंग के नीचे हिशिक जा रहा था। वो देखता है कि बारिश होने लगी है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे समझ आ जाता है ये सब नामसुन की फैमिली का काम है। अगले दिन देखते हैं उस लड़की की भी डेथ हो जाती है कि मौत भी ड्रग्स की वजह से हुई थी। स्टेशन में भी देखते हैं पाक योंग हिशिक से पूछता है कि सर दिख नहीं रहे, कल भी वो अचानक गायब हो गए थे और न ही वो फोन उठा रहे हैं। इसके बाद हिशिक उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है और तभी उसके पास नामसुन का कॉल आता है। वो बताती है कि ऋषियों ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो चाहता है कि नामसुन गोडाउन में काम करना बंद कर दे। आगे नामसुन उससे कहती है मैं तुम्हें बाद में कॉल करके सब कुछ बताऊंगी। इसके बाद नामसुन ऋषियों से मिलने आ जाती है और फिर ऋषियों से ऑफर देता है अपने साथ काम करने के लिए। वो उससे कहता है तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बहुत ही अमीर बन जाओगी। और फिर नामसुन बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। तो कहता है लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक टेस्ट देना होगा। नामसुन इसके लिए भी राजी हो जाती है और छोटा सा सीन दिखाया जाता है। वह नामिन को वो लड़की फिर से वो टेबलेट देने आती है और नामिन उसे ले लेता है। दूसरी तरफ नामसुन को देखते हैं, उसे 4 दीवार से घिरे हुए एक जगह में रखा गया था, बहुत ही नीचे थी। ऋषि उसे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें खरोच भी नहीं आने दूंगा। इसके बाद वो इस टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नामसुन के ऊपर एक भारी चीज गिरने वाली थी। नामसुन उसे झट से पकड़ती है, लेकिन वो इतना हैवी था कि नामसुन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, जिससे गुमजू और गिलजुंग दोनों को ही एहसास हो जाता है कि नामसुन अपने पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। और गुमजू को नामसुन की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो अपने गेटअप में आकर डुगो कंपनी के लिए निकलती है। वही नामसुन के ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा था। ऋषियों देखना चाहता था कि नामसुन कितनी ताकतवर है और यही उसका टेस्ट था। इसी सीन के साथ एपिसोड भी एंड हो जाती है।